नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आई जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश में खेती अब केवल परंपरागत पेशा नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित कर इस दिशा में पहले ही स्पष्ट संदेश दिया कि किसानों को केवल अन्नदाता का रूप नहीं बल्कि उद्यमी और ऊर्जा प्रदाता के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी लक्ष्य के साथ मिशन मोड में काम शुरू किया और कृषि से जुड़े हर क्षेत्र को नई ऊर्जा देने की कोशिश भी वो जारी रखे हैं। किसानों के हित में लिए गए अहम निर्णय हों या उनके नुकसान को पूरा करने भावांतर जैसी योजना लाने की बात, देश में मध्य प्रदेश उदाहरण है और पेश कर रहा है। साल 2026 की पहली कृषि कैबिनेट में किसानों के लिए योजनाओं और बजट का खजाना खोलने के बाद शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया तो किसान संघ के पदाधिकारियों से चर्चा भी की। मध्य प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है जहां किसानों के कल्याण के लिए साल भर काम होंगे। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कृषि कल्याण वर्ष के रूप में क्या कुछ किसानों के लिए कर रही है और लगातार मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नागलवाड़ी कृषि कैबिनेट में हुए अहम फैसलों के बाद शुक्रवार का दिन भी किसानों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण संबंधी योजनाओं की बैठक ली और जारी कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान किसान संघ के पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से बातचीत की। किसान संघ के पदाधिकारियों के सुझावों को भी मुख्यमंत्री ने सुना। गेहूं खरीदी और किसानों को बिजली आपूर्ति को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। किसानों को गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराने के लिए भी तारीख बढ़ाकर अब मुख्यमंत्री ने 10 मार्च कर दी है। आज भारतीय किसान संघ के द्वारा कई सारे मुद्दों पर लेकर के प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार को सकारात्मक सुझाव भी दिए गए और कई मुद्दों पे हमने अपने भाव भी व्यक्त किए। किसान संघ राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और राज्य सरकार के अपनी योजनाओं के बलबूते पर हम किसान कल्याण वर्ष को सफल बनाना चाहते हैं। उस सिलसिले में उड़द का प्रोत्साहन देकर जो 600 रुपये कुंटल का बोनस हमने अनाउंस किया है, हम चाहेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र जहाँ तुरंत बुआई का समय आ गया वो सब भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि वो उड़द लगाए ताकि ठीक से उनको इस बोनस का लाभ मिले और अगली फसल की इसके बाद की तैयारी उनके पास हो जाए। और ये भी उल्लेखनीय कि हमारे संकल्प पत्र में 2028 सरकार तक 2700 रुपये कुंटल की बात है। तो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको क्रॉस करेंगे। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारा ये आग्रह भी है कि हमारे राज्य के किसान समृद्ध हो, आगे बढ़े। और ये तो फूड बास्केट है मध्य प्रदेश, हमारा सभी प्रकार के दलहन तिलहन अनाज के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका सभी वर्गों के साथ ली है। तो इस दृष्टि से हम लगातार ऐसे किसान हितैषी निर्णय लेते रहेंगे। एक कुछ बताया कि कुछ जगह गेहूं पंजीयन के लिए दिक्कत आई है तो ये तारीख बढ़ाने का भी सुझाव आया, तो 7 मार्च से बजाय ये पंजीयन 10 मार्च तक करने की घोषणा कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में नागलवाड़ी में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों को आगे बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। संदेश साफ कि सरकार खेत और किसान को केंद्र में रखकर निर्णय ले रही है। किसानों से जुड़े 6 विभागों की 16 योजनाओं पर व्यापक चर्चा के बाद जो फैसले हुए थे उनमें 27,746 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी हैं।
इनमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछुआ कल्याण, सहकारिता और नर्मदा घाटी विकास जैसे विभागों की योजनाएं शामिल हैं, जो किसानों के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। इस बड़े पैकेज में कृषि कल्याण विभाग के लिए 3,502 करोड़ रुपए, उद्यानिकी एवं फ्रूट प्रोसेसिंग विभाग के लिए 4,263 करोड़ रुपए, पशुपालन एवं डेयरी के लिए 9,508 करोड़ रुपए, सहकारिता विभाग के लिए 8,186 करोड़ और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के लिए 2,067 करोड़ रुपए और मछुआ कल्याण के लिए 218 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा कई योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई थी, जिससे किसानों से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी। उस समय खुद सीएम ने फैसलों की जानकारी दी थी। नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। अलग अलग विभागवार अगर 27,746 करोड़ को मैं बताना चाहूँगा, उल्लेखनीय है कि कृषि किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास ये पूरी राशि, जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय डॉक्टर मोहन सरकार ले रही है। बरला और पानसेमल माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी की बात हो या फिर प्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़ाने के लक्ष्य का निर्धारण, सभी दिशा में लगातार काम जारी है। खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए कृषि के साथ साथ उससे जुड़े क्षेत्रों को भी मजबूती दी जा रही है। नई मछली पालन नीति को मंजूरी इस बात का सशक्त उदाहरण है। सरकार प्राकृतिक खेती और तिलहन उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए किसानों को प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करने की योजना बन चुकी है, ताकि वे अन्य किसानों को भी नई तकनीकों और टिकाऊ खेती के तरीकों से परिचित करा सकें। कृषि को शिक्षा और कौशल से जोड़ने की दिशा में भी पहल जारी है। कॉलेजों में कृषि विषय पढ़ाने की मंशा युवा पीढ़ी को खेती के प्रति सजग बनाने और आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने का जरिया बनेगी। उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्राकृतिक खेती के लिए सब पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, ऐसे में 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बना करके प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण में भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में इन मास्टर ट्रेनर के बलबूते पर निमाड़ और निमाड़ के बाद बाकी क्षेत्रों में भी यही क्रम जारी रहेगा। कृषि कल्याण वर्ष में ही हम बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम प्रक्षेत्र बजट्टा खुर्द में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाने वाले हैं, जिसके आधार पर फसलों के नवीन किस्म की उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन कर ये किसानों के लिए बड़े मददगार होगा। प्रदेश सरकार का यह प्रयास ऐसे समय में सामने आया है जब कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो चुका है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में प्रदेश दूसरे स्थान पर। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में खेती को और अधिक आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाया जाएगा। सरकार के द्वारा जो 2585 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदने का एमएसपी रेट है, उस पर 40 रुपये क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपये क्विंटल खरीदने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। साथ ही साथ किसानों को गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख जो 7 तारीख को थी, उसको 10 तारीख तक बढ़ाने की
घोषणा की गई है। एक और निर्णय किया है कि हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है पानी फेरने में, श्यामाल लगाने में, ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे। बीते समय कृषि कैबिनेट जो बड़वानी में की है, ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति है जिसमें हमने सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प लिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार के कृषि और उससे जुड़े फैसले यह संकेत देते हैं कि प्रदेश में खेती को नई दिशा देने की तैयारी है। आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश न केवल उत्पादन के मामले में बल्कि किसान समृद्धि के मामले में भी देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में MP का भी शानदार प्रदर्शन रहा। प्रदेश के 3 अभ्यर्थी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे। भोपाल, धार और सागर के अभ्यर्थियों ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई। भोपाल की ईशान भटनागर ने देश भर में 5वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं धार के प्राक्षल सेक्रेटरी ने 8वीं रैंक हासिल की। सागर की आस्था जैन ने ऑल इंडिया 9वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके अलावा अशोकनगर के चितवन जैन ने 17वीं रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री बोले, इस बात की प्रसन्नता है कि यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में हमारे प्रदेश के होनहार छात्रों ने अपना मुकाम हासिल किया है। धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश और दुनिया में बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से यूपीएससी में सिलेक्ट होने वालों को बहुत बहुत बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है इसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के बक्शल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्यौहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्यौहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। नई खेड़ी नागदा रतलाम मार्ग की स्वीकृति देने और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में बड़नगर को शामिल किए जाने से उत्साहित और प्रसन्न क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया और अभिनंदन सम्मान किया। इस अवसर पर सीएम ने भी क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की तो हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में मध्य प्रदेश का विशेष महत्व है। उज्जैन जिले का बड़नगर भी विकास में अग्रणी रहेगा। बड़नगर में अब इंदौर उज्जैन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका भाग बनेगा बड़नगर। बड़नगर वासियों ने साफा और गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। विकास के मामले में सबसे आगे रहेगा, ये पक्की बात मैं ये और आपने देखा भी है। बड़नगर के लिए बाबा महाकाल की कृपा भी है, संबल गंभीर सबका आशीर्वाद और हमारे सारे देवी देवताओं का। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब ये मित्र पार्क का भूमि पूजन किया, सबसे ज्यादा लाभ बड़नगर को मिलने वाला है। ये क्योंकि बड़नगर अपना बड़नगर नहीं, ये इंदौर उज्जैन का मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा बना। तो हमारी ये पूरी एक तरह से महानगर की जो संकल्पना है, उस महानगर की संकल्पना में बड़नगर की सबसे बड़ी भूमिका है। और बड़नगर जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। अंबोजा डैम, बमनापाती, जहांगीरपुरा, लिंबर, चटोला, धानासुता, कमठाना, लुनेरा, नागदा होते हुए खास करके ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, एक एक रोड बनता है तो भविष्य की दृष्टि से एक नई इमारत दिखाती है। पूरा क्षेत्र का
रोड 150 करोड़ का है, सच में सही काम हो जाए। ये विकास की हम बात कर रहे हैं, तो विकास के लिए अब इतने प्रकार के अलग अलग कारखाने, काम, व्यवस्था आ रही है कि जगह कम पड़ने वाली, तो जगह को निकालने के लिए हमको रोड बनाने पड़ेंगे। जब रोड बनाएंगे तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि आने जाने के मार्ग अच्छे बना दो, डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाता है। और आपको देखो, आप गढ़नगर से उज्जैन कितनी देर में पहुंच जाते हैं नए 4 लेन के बाद। देखो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये अपने पूरे विशेष रूप से देश के लिए मध्य प्रदेश का बहुत महत्व है। लेकिन अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है, उस गर्व और गौरव के आधार पर आप सब केवल हनुमान जी की तरह है, आपकी ताकत को जागृत कराने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा, और सरकार के माध्यम से इन्हीं विकास कामों के बलबूते पर आप इंगोलिया होते हुए बोरेश्वर महादेव जाओ या उन्हेल जाओ, दोनों तरफ से वो 4 लेन से संपर्क आ रहा है। इधर से देखो, आप कहां से पकड़ो कहां से छोड़ो, लेकिन एक एक करके हर एक क्षेत्र में, जैसे बदनावर से भी आपका रोड सीधा हुआ, अभी तो और आने वाले समय में बहुत सारे काम आने वाले, लेकिन आज जो ये रोड बन रहा है, इसमें केवल 74 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर रतलाम कम पड़ेगा। ये कितना बड़ा वरदान है, ये अपने आप में बड़ी बात। आने वाले समय में सीमस्त का इसका बहुत लाभ मिलेगा, और सीमस्त तो है ही, सीमस्त के अलावा 12 महीने अब राजस्थान से रतलाम, मतलब केवल रतलाम में एंड नहीं हो रहा है, इसको आगे राजस्थान जाना हो, गुजरात जाना हो, सीधा रास्ता मिलने वाला। ऐसे में आने जाने के लिए ये 2 लेन की बड़ी सौगात मिलेगी, और आने वाले समय में हमारे द्वारा ऐसे और विकास के काम मिलेंगे। अब तो उज्जैन में हवाई अड्डा भी बनने वाला है, तो उधर से आने वालों के लिए हवाई अड्डे में जाने के लिए भी नई सौगात मिलेगी। अशोक शाह जी ने आपने कहा 3 साल से 75,000 रुपये महीना नगर पालिका से नहीं दे रहा है, ऊपर का परमिशन यही से देने की घोषणा करता है। और ये आपने कहा 75 3 साल के, तो 3 साल के कितने हो गए? 2.25, तो 2.25 लाख पेंशन, 2.25 लाख मेरे से भी ले लेना। चलो एक काम करो, कोई तकलीफ। 19 मार्च से शुरू हो रहे जल गंगा संवर्धन के राज्य स्तरीय अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में एक विशेष बैठक ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, अशोक पर्णवाल, संजय दुबे, नीरज मंडलोई, दीपारी रस्तोगी, शिवशेखर शुक्ला सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर वर्चुअली शामिल हुए। अहम बैठक में वर्ष 2025 के जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रमुख उपलब्धियों और आने वाले, यानी कि जब शुरू होने वाला है ये वर्ष 2026 में अभियान, तो इसकी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। देखते रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल पर्यावरण नहीं, विकास का आधार भी है। यह भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का भी एक प्रयास है। अभियान के तहत संचालित हर गतिविधि में राज्य से ग्राम स्तर तक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना जरूरी है। भूजल स्रोतों के दोहन से गिरते भूजल स्तर, प्राचीन जल संग्रहण संरचनाओं के क्षरण और नदियों के कम होते प्रभाव का प्रभाव सभी पर पड़ रहा है। इसमें सुधार के लिए भी सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। वर्ष 2026 के अभियान में भी हमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को प्रभावी और परिणाममूलक बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरचनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि ऐसी गतिविधियों पर सतत रूप से निगरानी रखने की आवश्यकता है। प्रदेश से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थलों को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा और उनके आसपास पौधारोपण करने पर भी जोर दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत पहल और सामुदायिक सहभागिता से प्याऊ लगाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने, प्लास्टिक की बोतल के उपयोग को समाप्त करने की दिशा में काम करने की मंशा जताई। 19 मार्च से शुरू होगा जल गंगा संवर्धन राज्य स्तरीय अभियान। 23 से 24 मई तक भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन होगा। 25 से 26 मई तक क्षिप्रा परिक्रमा का किया जाएगा आयोजन।
26 मई गंगा दशहरा पर क्षिप्रा तट उज्जैन में महादेव नदी कथा। 30 मई से 7 जून तक भारत भवन में सदा नीरा समागम होगा। प्रदेश की कृषि भूमि की सैटेलाइट मैपिंग का लोकार्पण भी होगा। प्रभारी मंत्री जिलों पर करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान का नेतृत्व। सांसद, विधायक, पंचायत और नगरीय निकाय प्रतिनिधि रहेंगे सक्रिय। स्वयंसेवी संस्थाओं और CSR संगठनों को भी जोड़ने का काम होगा। जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के बतौर करेंगे कार्यों की मॉनिटरिंग। पंचायत एवं ग्रामीण विकास नगरीय प्रशासन नोडल विभाग होगा। राजस्व, जल संसाधन, औद्यानिक, PSC विभाग की होगी सहभागिता। नर्मदा घाटी विकास वन जन अभियान परिषद की भी रहेगी सक्रियता। उद्योग एवं MSME, पर्यावरण, महिला बाल विकास सक्रिय रहेंगे। संस्कृत, स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग भी अहम सहभागिता करेंगे। नदी, तालाब, बावड़ी का संवर्धन, नालों की सफाई, पौधारोपण भी होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के 170 करोड़ रुपए से 2200 कार्यों का क्रियान्वयन करेगा। यहाँ बता दें कि वर्ष 2025 में आरंभ 2500 करोड़ रुपए की लागत के 86,360 खेत तालाब और 553 अमृत सरोवर के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। अभियान के दौरान मां नर्मदा परिक्रमा पथ, गंगोत्री हरित परियोजना और एक बगिया मां के नाम परियोजना की गतिविधि भी संचालित की जाएगी। तो बेतवा, क्षिप्रा और गंभीर नदियों की पुनरुत्थान की योजना भी तैयार होगी। युवाओं की भागीदारी के लिए उन्हें अमृत मित्र बनाकर माय भारत पोर्टल पर पंजीयन कराया जाएगा। अभियान में 4130 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य है। नदियों में मिलने वाले 20 नालों की शोधन प्रक्रिया का क्रियान्वयन भी होगा। तो कुल मिलाकर CM डॉक्टर मोहन यादव की साफ मंशा है कि जल है तो कल है, और इसी उद्देश्य को लेकर वे मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में जुटे हुए हैं और इस अभियान में सरकार के साथ जन सामान की भागीदारी और जिम्मेदारी भी वे सुनिश्चित करना चाहते हैं। डेस्क रिपोर्ट, TNN। सनातन संस्कृति के महाअनुष्ठान सिंगस 2028 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। यह आयोजन आस्था, व्यवस्था और विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगस का न्योता देने अभी से साधु संतों के बीच जा रहे हैं, तो वहीं सरकार के जिम्मेदार इसे दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लेकर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को संवारने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से उभरते केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत औद्योगिक आधार, उन्नत परीक्षण अधोसंरचना, ऊर्जा उपलब्धता और निवेश अनुकूल नीतियों के जरिए एक सशक्त इकोसिस्टम प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 और इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 के जरिए से EV और उससे जुड़े कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को व्यापक प्रोत्साहन भी दिया जाने का व्यवस्था की जा रही है। इससे प्रदेश में उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वैश्विक बदलाव के साथ बढ़ती EV की संभावनाएं बहुत हैं। मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश में अवसर भी बढ़ेंगे।
देखिए, हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में है, इसलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है और उसमें कई सारे लोग नए एमओयू करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।